तरीके की विकास कार्य हो सकते हैं, उन चीजों पर यहाँ पर बात करी जाती है। स्कूल में जो भी सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं या कोई भी बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, उसमें एसएमसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिला अभी भी, कल दोबारा से उनको यही प्रोसेस दिखा दूंगा। ठीक है, बट प्लीज अब क्लास को डिस्टर्ब ना करें। स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान मेड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान बनाया जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन हुई है। किसके थ्रू बैन हुई है? आरटी एक्ट के थ्रू। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को इसका पूरा ध्यान रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन, नो डोनेशन पॉलिसी हैज, क्या है ये? यह शिक्षा में गुणवत्ता लाने में सहायता मिलती है इससे। ठीक है, हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की नो डोनेशन पॉलिसी या शून्य अवरोधन नीति की शिक्षा में गुणवत्ता को खराब करने के लिए आलोचना की गई है। बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या ये अध्यापक द्वारा निवाचार लाने में उन्हें स्वतंत्रता बनाती है। गिव फ्रीडम फॉर इनोवेशन टू टीचर, या ये विद्यालय परिवेश को सुधारा है। प्रमोट स्कूल एनवायरनमेंट। नो डोनेशन पॉलिसी क्या लेके आती है? जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? नो डिटेंशन पॉलिसी, सॉरी, नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि बच्चों को जो फेल कर दिया जाता था ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। बच्चों को फेल ना करना, ये पॉलिसी क्या दे रही है? सबसे पहला ऑप्शन था हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी बच्चों को फेल नहीं किया गया तो उनकी एजुकेशन की क्वालिटी गिरी है, ना कि बढ़ी है। ठीक है, दूसरा था कि बीन क्रिटिसाइज फॉर डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम इसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि डिटेंशन पॉलिसी लाने का मतलब, ठीक है, अवरोधन नीति, रिटेंशन है बच्चे, डिटेंशन है, रिटेंशन, रिटेन करना, उसका मतलब पता क्या था? स्कूल के एनवायरनमेंट को प्रमोट करना। जो भी बच्चों को फेल नहीं किया गया ना, उनका मेन मकसद ही यही था कि स्कूल के एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाए, विद्यालय प्रवेश को सुधारा जाए, कि बच्चे विद्यालय में आना उनको अच्छा लगे, वो विद्यालय में आए, बीच में स्कूल को ना छोड़े, इसीलिए इस पॉलिसी को अवरोधन नीति का, ठीक है, रिटेंशन या डिटेंशन, ठीक है, रिटेन करना बच्चों को, यानी कि बच्चों को फेल ना करना। ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी। एक मिनट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये रिटेंशन हाँ, वैसे तो रिटेंशन भी सेम बात होगी और डिटेंशन, एक सेकंड गाइस, ये कुछ अवरोधन नीति तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? एक मिनट, रिटेंशन वर्ड ही है, रिटेंशन नहीं है, नोट, इसका एनडीपी फुल फॉर्म है इसकी, तो इसमें यही है कि स्कूली एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 का आश्वासन देता है, क्या देता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर्स, किस चीज को इंश्योर करता है? 5वीं कक्षा तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, 8वीं कक्षा तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, 10वीं कक्षा तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, या 12वीं कक्षा तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। ये ऑप्शंस तो आप लोगों को देखते ही इसका जवाब दे देना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 8वीं कक्षा तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 8th क्लास। इसीलिए इसका एज क्या आ जाता था? 6 to 14 ईयर, 14 साल का बच्चा लगभग। वैसे तो कुछ क्लासेस में क्या होता है, वो 9th में भी पहुंच जाता है एज के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन अगर बच्चा 6 साल का पहली क्लास में बैठता है तो वो लगभग 14 साल का 8वीं क्लास तक होगा। ठीक है, तो 14 साल का बच्चा 8वीं तक उन्होंने इसको रिटेन करना है और बच्चे को क्या करना है? मुफ्त शिक्षा देनी है। नेक्स्ट, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज फंडामेंटल राइट, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? देखिए आयु पूछ ली गई आप लोगों से, अभी अभी मैंने बता दी है, सो 6 to 14 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शिकायत निर्माण का उत्तरदायित्व निम्न में से किस संस्था को दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज बीन entrusted with the responsibility for the readdressal of grievance under the RT Act 2009? पहला है कैब, दूसरा है एनसीआरटी, एनसीपीसीआर, या फिर एनसीएचआर। जल्दी से बताइए।
एनसी जल्दी जल्दी जल्दी, किस किस बच्चे को पता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही जवाब, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है एनसीपीसीआर। यहां पर आप स्कूल से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड कोई भी शिकायत लेके जा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बालक अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य है, एम ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन इज, ये एनसीपीसीआर के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी के लिए रक्षा के उपयोग का परीक्षण और उन पर पुनः विचार करना, द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिव्यूइंग मेजर टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन राइट्स, बालक अधिकार आयोग बालकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना, टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बालक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों का छन्न भन्न करना, टू लुक इनटू द कंप्लेंट रिगार्डिंग चाइल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, या उपयुक्त में सभी। जल्दी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सबसे पहला ऑप्शन था ऑब्जर्विंग एंड रिव्यूइंग मेजर टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स, बिल्कुल सही बात है। उसको बार बार स्कूल्स में या हर जगह देखना है कि बच्चे के जो अधिकार है उनका खनन तो नहीं हो रहा, ठीक है, या अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। बालक, ठीक है, बच्चे के लिए स्टेप्स उठाना, ठीक है, और बच्चे के माँ बाप ने कोई कंप्लेन दी तो उस पर भी काम करना, जो उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी, द कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय, जी हाँ, शारीरिक दंड पर रोक जो लगी है वो किसके तहत लगी है? आरटी एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत? जी हाँ, बिल्कुल आरटी एक्ट के द्वारा ही क्या रुकी है हमारी कॉर्पोरल पनिशमेंट। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय सुधार योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 द स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान इज मेड बाय, किसके द्वारा बनाया जाएगा? स्कूल प्रिंसिपल, बोथ टीचर एंड प्रिंसिपल, या एसएमसी, या ऑल ऑफ द अबव। अच्छा चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सेवेंथ क्वेश्चन का, और क्वेश्चन के आगे अपना वो भी डालिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, मुझे यकीन था कि मेरी क्लास में बहुत प्यारे प्यारे बहुत 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 अच्छे बच्चे हैं जो कि ऑप्शन डी को जरूर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि सारे ऑप्शन ठीक है। देखिए बात सुनिए, एसएमसी में कौन कौन होता है? पेरेंट्स होता है, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होता है और एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो बच्चों पहली बात, सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल नहीं आएगा, ठीक है, फिर दूसरा टीचर और प्रिंसिपल नहीं आएंगे, कौन आएगा? एसएमसी पूरी कमेटी आएगी, पूरी कमेटी तो डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगी, तो ऑल ऑफ अबव भी कट गया। जब ये बाकी की दो चीज नहीं आ रही हैं, एसएमसी के अंदर प्रिंसिपल भी आ रहा है, टीचर भी आ रहा है आपका, और पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो कौन सा सही है? हमारा सी ऑप्शन। पता था बहुत सारे बच्चे इसमें लड्डू खाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2000, बाय विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज बीन मेड, भारतीय संविधान के किस संशोधन में? देखिए कल इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जोड़ा गया? 84, 86, 102 या फिर 83? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चों, यानी कि 86, सो बी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और कौन से आर्टिकल, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आर्टिकल कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है जो हमें राइट टू एजुकेशन देता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 21A आर्टिकल, ठीक है। और इसका नाम क्या है इस आर्टिकल का? फंडामेंटल राइट्स। क्या नाम है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग में वर्तन है? आरटी एक्ट इज मेंशन, यानी कि कहां पर इसको मेंशन किया गया हमारे संविधान में? मेंशन इन विच पार्ट, पार्ट के बारे में पूछ रहा है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बहुत बढ़िया, कौन से पार्ट में मेंशन है? थर्ड पार्ट में मेंशन है, आर्टिकल 21A, अमेंडमेंट 86, ये तीनों चीज याद रख लेना आरटी एक्ट के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों, आरटी एक्ट 2009 पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि में हस्ताक्षर किए? ऑन विच डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन ऑन आरटी एक्ट 2009? इट्स 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009, 2 जुलाई 2009 या फिर 1 अप्रैल 2009? जल्दी से बताइए बच्चों, कब किए थे? देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस पर अपने साइन किए थे, ठीक है। चलिए शानदार, अगला क्वेश्चन, भारत में आरटी एक्ट 2009 किस तिथि में लागू हुआ? पूछ रहा है 26 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2010 या 26 अगस्त 2010? जल्दी से 11th क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया, सही सही स्पीड चल रही है बच्चों, यानी कि 1 अप्रैल 2010 में। आरटी एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी प्राइवेट स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, विद्यालय द्वारा कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करानी है, यानी कि फ्री एजुकेशन जो देनी है, कितने % बच्चों को देनी है? 15, 20, 25, 30? जल्दी से
कितने प्रतिशत बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है? 15, 20, 25, 30? चलिए, बिल्कुल 25% बच्चे। अब जैसे कि बच्चों मान लीजिए किसी स्कूल में नर्सरी के बच्चों में वैकेंसी आती हैं, जैसे कि एक स्कूल में 200 बच्चे बैठ सकते हैं नर्सरी क्लास में, है ना, अलग अलग सेक्शंस में। तो वहां पर जो हमारी ईडब्ल्यूएस बच्चों की जो सीट निकलेंगी वो कम से कम निकलेंगी 50 सीट। कितनी निकलेंगी बच्चों? 50 सीट। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, आरटी एक्ट के अनुसार किस छात्र से कंपटीशन शुल्क नहीं लेना है? विद्यालय पर कितनी राशि का आर्थिक दंड होगा? सॉरी, मतलब किस छात्र से अगर आपने कंपटीशन कैपिटेशन शुल्क अगर आपने ले लिया तो उस पर कितना आर्थिक दंड देना पड़ेगा? 25,000, 30,000, या प्रति व्यक्ति शुल्क में 5 गुना राशि, या फिर 10 गुना राशि? जल्दी से। कैपिटेशन फीस का अगर ले ली तो कितना जुर्माना लगेगा? नहीं पता कुछ बच्चों को? देखिए, आप लोगों को कल यही नोट्स में मैंने लिखवाया भी था। ये देखिए, नो डिलेशन और कैपिटेशन फीस इज अलाउड टू एडमिशन इन इंटरव्यू। ठीक है, अगर कैपिटेशन फीस लेते हैं तो बच्चों 10 गुना सरकार को देना होगा, डोनेशन लेने पर 25,000। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आप बताइए क्या होगा? जो फीस ली होगी उसका 10 गुना। समझी नहीं थी ना? तो यहां समझ लो, अगर आपने बच्चे से मंथली फीस ली तो आपको सरकार को उसका दंड भरना पड़ेगा, उसका 10 गुना। जैसे कि किसी बच्चे से 5,000 ले ली तो 50,000 भरना पड़ेगा। ठीक है, भारत में आरटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई अर्जेंसी ऑफ आरटी एक्ट फेल्ट इन इंडिया? उपव्यय अपरोध को अवरोधन की समस्या से निपटने के लिए, टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड सेजनेशन, या साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए, टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट, या बालकों के अधिकार का लाभ उन्हें देने के लिए, टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन राइट्स टू देम, या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल, ऊपर से सारी चीजें। नेक्स्ट, आरटी एक्ट में अक्षमक बालकों हेतु अधिकात्मक आयु सीमा क्या है? द मैक्सिमम एज लिमिट इन रिलेशन टू डिसेबल चिल्ड्रन इन आरटी एक्ट। कितनी है मैक्सिमम एज आरटी एक्ट के हिसाब से डिसेबल बच्चे की? जी हाँ, 18 वर्ष। ठीक है, कितनी है? 18 वर्ष। चलिए, ये क्वेश्चन इतने ही करेंगे। किस किस बच्चे के कैपिटेशन स्कूल्स होता है बच्चे, जो स्कूल की जो एक फीस होती है ना वो होती है। ठीक है, कहते हैं अगर आप लोगों का मन है तो। आरटी एक्ट के अनुसार प्रवेश हेतु बालक की उम्र में के प्रमाण हेतु कौन सा दस्तावेज मान्य है? विच बर्थ डॉक्यूमेंट इज वैलिड अंडर आरटी एक्ट टू गेट एडमिशन इन स्कूल्स? हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट, आंगनबाड़ी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट बाय पेरेंट्स, या ऑल ऑफ दीज? चलिए जल्दी बताइए। स्कूल में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उस समय बच्चे के इनमें से बर्थ यानी कि उसका जन्म डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज मानी जा सकती है? बिल्कुल, सारी की सारी चीजें। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट भी, आंगनबाड़ी का भी, और एफिडेविट बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स एक एफिडेविट लिख के दे दें कि भाई हमारा ये बच्चा इस दिन पैदा हुआ था, मतलब जो भी चीज़ एफिडेविट में लिखी जाती तो वो भी मान्य होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी बताइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे साइंस के टीचिंग मेथड। चलिए बच्चों, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर्स कराया करो। मेरे पास हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले सिलेबस करा दो। मैं तो करा दूंगा। मैं मानता ही हूं कि जब तक आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए आपने चीज़ नहीं समझी। क्या समझ नहीं आया ये बताओ बच्चे? ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो आते हैं हफ्ते में 2 दिन और फिर पूछते हैं कि समझ नहीं आया। आप क्लास फर्स्ट क्लास से ही आना शुरू करें। क्या एक्सप्लेन करना बताइए बच्चे। देखा, हाँ, मेरे पास सभी का कमेंट आ रहा है। कुछ बच्चे, हाँ, मेरे पास तो बहुत क्वेश्चन है, मैं रोज क्वेश्चन करा सकता हूँ आपको। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं। बिल्कुल, जो मजा क्वेश्चन आंसर्स करके आएगा वो कहीं नहीं आएगा। चलें, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यूज्ड इन टीचिंग साइंस। चाहे वो टीचिंग साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कई बार क्या होता है बहुत 3-4 मेथड से भी टीचर पढ़ाता है, एक ही मेथड पे कंटिन्यूस नहीं करता। और आज का समय तो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टीचिंग मेथड होगा
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो पढ़ा सकता है अपने खुद के हिसाब से, लेकिन वो ज्यादातर कोशिश करेगा कि वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से पढ़ाए। ठीक है, वेरियस मेथड्स यूज्ड इन टीचिंग साइंस, चाहे वो टीचिंग साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। कई बार क्या होता है, बहुत 3-4 मेथड से भी टीचर पढ़ाता है, एक ही मेथड पे कंटिन्यूस नहीं करता। और आज का समय तो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टीचिंग मेथड होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो पढ़ा सकता है अपने खुद के हिसाब से, लेकिन वो ज्यादातर कोशिश करेगा कि वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से पढ़ाए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से मतलब ये होता है बच्चों, बच्चे के हिसाब से पढ़ाए, बच्चे को केंद्र में रख के पढ़ाए। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट होता है, बच्चे की हॉस्पिटल से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए कि आपका बच्चा इस दिन पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे थोड़ा ध्यान कर लिया करो, खुद भी देख लिया करो बच्चों। बाय द हेल्प ऑफ मेथड टीचर टीच इफेक्टिवली द लेसन टू स्टूडेंट। जी हाँ, इन मेथड का इस्तेमाल करके वो बच्चों को इफेक्टिव तरीके से चीजों को समझा सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, द बेसिक पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए, चाहे वो साइंस की टीचिंग मेथड की बात हो, एसएसटी की हो, या कोई भी टीचिंग मेथड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उनको हम ज्यादातर 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होगा आपका टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर अपने आप को केंद्र में रखकर चीजों को पढ़ाएगा, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा। ठीक है, दूसरा होगा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कह लो या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कह लो आप लोग। ठीक है, तो 2 तरीके के मुख्य टीचिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होगा, एक टीचर के हिसाब से, एक बच्चे के हिसाब से। लेकिन आज की जो हमारी, चाहे एनसीएफ हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे आरटी एक्ट हो, ये सब क्या कहते हैं कि हमें बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है ना। जो भी मेथड होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाना है, बच्चा किस तरीके से सीख सके उस तरीके से हमें उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मेनली फोकस जो टीचर सेंटर्ड मेथड का होता है वो टीचर के हिसाब से होता है, टीचर अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ऐसे मेथड में वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, द टाइप ऑफ टीचिंग मेथड फोकस्ड ऑन टेलिंग, देखिए बोलने पर, मेमोराइजिंग यानी कि बच्चे इसको याद करें, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार के शिक्षण विधि जानकारी को बताने, याद रखने पर ध्यान देने पर केंद्रित करती है। ठीक है, याद रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज लिमिटेड, छात्रों की भागीदारी सीमित है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर ओनली पैसिव। ये शब्द आप बहुत ज्यादा सुनोगे कोई भी टीचिंग मेथड की जब हम बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो इस विधि में क्या होगा, ओनली टीचर इज एक्टिव। टीचर क्या होगा बच्चों, एक्टिव होगा, यानी कि टीचर ज्यादा रोल निभाएगा क्लास में, बजाय कि स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होंगे, पैसिव होंगे, शांत रहेंगे, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे, वो बस सुनेंगे, लिसनर होंगे। ठीक है, इसीलिए ये मेथड होता है टीचर सेंटर्ड या टीचर इज सेंटर ऑफ अस। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल किरण। और जल्दी जल्दी बच्चों चलें। बिल्कुल सीडीपी में भी होगा, हो सकता है, वैसे सीडीपी का ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक स्पेसिफिकली और बहुत इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल है। सी पॉइंट कुछ नहीं है बच्चे, सी पॉइंट का मतलब यही होता है कि टीचर ज्यादा व्याकरण करता है, टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है, और बच्चों का काम होता है बस सुने जाओ। ठीक है, बच्चे के हिसाब से हमें कुछ नहीं पढ़ाना, हमें अपने हिसाब से पढ़ाना। थर्ड पॉइंट का मतलब यही होता है कि बच्चे पैसिव लिसनर से मतलब ये है चुपचाप सुनते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव लिसनर जो बराबर आपके साथ टीचर के साथ कंपटीशन कर रहा है, मेरे को ये समझाइए, मेरे को ये समझाइए। एक होता है चुपचाप उसकी धुन में मगन है, बोर हो रहा है, क्लास में सुने जा रहा है, सुने जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अब सारे पॉइंट समझाने में क्या बात है, इजी इजी पॉइंट से पहला पॉइंट यही कह रहा है कि इस मेथड में ज्यादातर फोकस किया जाता है बोलने पर, बच्चों को चीजें सिर्फ मेमोराइज कराने पर। ठीक है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इस क्लास में नहीं होता, टीचर से बोलता रहता है, बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं। ठीक है, बच्चों का पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है। ठीक, बेनिफिशियल किसने बोला बच्चे, मैंने तो बस आपको मेथड बताया, और ये तो बिल्कुल हयात मेथड है, ऐसे तो किसी टीचर को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बट है मेथड तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अगला है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। लेकिन हम लोगों की क्लास में मुझे लग रहा है टीचर सेंटर्ड मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों की सारी बातें सुनता हूं ना, तो जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनका समय वेस्ट होता है कि नहीं बात। अगला मेथड है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड बच्चों, इसमें बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाया जाएगा, बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा क्लास में आपको, बच्चा भी बोल रहा है, टीचर भी बोल रहा है, टीचर बच्चे से पूछता है कि बेटा मैं आपको कैसे समझाऊं। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्फेसाइज ऑन नीड, रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। यह प्रक्रिया छात्रों की आवश्यकता, उनकी रुचि, क्षमता पर जोर देता है, यानी कि बच्चों की क्या जरूरत है,
क्या रुचि है यानी कि क्या इंटरेस्ट है, और क्या क्षमता है यानी कि क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है। दूसरा, यहां पर टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों का इक्वली एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट्स जॉइंटली एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, ये बच्चे से रिलेटेड बात हो रही है। बच्चों को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो उस पर इकट्ठा मिलकर काम किया जाता है। टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि प्यारे बच्चे क्या दिक्कत है आपको, चलिए हम आपकी दिक्कत सॉल्व करते हैं। ठीक है। द रोल ऑफ टीचर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। शिक्षक की भूमिका समस्या मूल स्थिति उत्पन्न कर रही है। ठीक है। कुछ कुछ जगहों पर टीचर यहाँ पर क्या करेगा, बच्चे के लिए प्रॉब्लम लेके आएगा ताकि वो खुद उसका सोल्यूशन करना सीखे और टीचर उसमें उसकी हेल्प करे। ठीक है। स्किल एंड एबिलिटी आर डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, बच्चे का कौशल डेवलप होगा। देखिए, जब तक आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप लोग बहुत ही गहन सोचोगे नहीं किसी के बारे में, तो क्या आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो सकती है, क्या आपकी स्किल डेवलप हो सकती है, जब तक बिना करे। ठीक है। तो यहां पर बच्चे से ज्यादा पार्टिसिपेशन कराया जाता है ताकि वो खुद से सीखे। ठीक है। बी पॉइंट का मतलब यही है कि बच्चे जॉइंटली एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर चीजों को सॉल्व करें। टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी सोचने से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आ रही हो एजुकेशन में, उसको मिलकर सॉल्व करें। ठीक है। इतना इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है बच्चे, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। कुछ बच्चों को तो सिर्फ पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। ठीक है। तो छोटी बातें हैं, बार बार आप ना पूछे, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, मैं तो यही कह रहा हूं। ठीक है। अब ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इसको अभी पॉइंट्स बना लीजिएगा। द मेन टीचिंग, कुछ क्लासिफिकेशन है टीचिंग मेथड्स का, साइंस के टीचिंग मेथड्स का। सो जिसमें पहला मेथड डालिएगा आप लेक्चर मेथड, दूसरा डालिएगा आप लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, और फिर डेमोस्ट्रेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, डिस्कवरी मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है। इन सारे मेथड्स को हम कल अपनी क्लास में करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है 8। ठीक, कल 7 o'clock शार्प आप लोग लाइव रहिएगा। ठीक है।